नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। कहते हैं कि जीवन सफल तभी होता है जो उछल उछल कर सर्वनाश की टक्कर सहता है। समाज से भी लोकेश चौधरी राजस्थान के एक छोटे से शहर भरतपुर की पांची नगरी वाली लोकेश चौधरी की ये कहानी है जो इस वाक्य को चरितार्थ करती है। आपको बता दें कि लोकेश चौधरी राजस्थान की पहली एक सफल महिला किसान है जिन्होंने एक गृहिणी होकर खेती किसानी को उन्नति का रास्ता बनाया। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी जयपुर ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ। ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव से निकली है और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। जयपुर में आकर पहचान बनाई, अपने सपनों को साकार किया है, उड़ान भरी है, अपनी प्रतिभा को बाहर निकाला है। हमारे घर की लक्ष्मी बेटी प्रोग्राम में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मैम आप अपने जीवनी के बारे में हमसे साझा करें, अच्छे बुरे अनुभव को हमारे साथ साझा करें। मैम मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ जिस गांव का नाम है पांची नगरिया। भरतपुर में एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ पर मुश्किल से 5-10 घर हैं। जब मैं थी तब तो सिर्फ 5 ही घर हुआ करते थे, अब बढ़ के शायद 10-15 घर हो गए होंगे। लोग बहुत कम रहते हैं वहां पर। मेरे फादर 10 भाई और 4 बहनें हैं। अच्छा बड़ा परिवार है, मगर फिर भी जिसे कहेंगे वहां पर बेटियों को पढ़ाने का सिस्टम तो कभी नहीं था और हमारे गांव में तो कोई स्कूल भी नहीं था। और जब मैं वहां पर थी तो कम से कम 5 किलोमीटर दूर एक गांव था डिडवारी, वहां पर पढ़ने जाना होता था। तो मम्मी को कई बार लगता था इसे स्कूल भेजूं नहीं भेजूं, तो हफ्ते में कभी एक बार स्कूल भेज देती थी। पर हाँ, जैसे मेरा सौभाग्य की कहूंगी कि उसके बाद पापा जब पोस्टिंग, क्योंकि पापा आर्मी में थे तो वो अपने साथ ले गए, फिर बाकी एजुकेशन वहां पर रही। फिर फादर ने मेरे प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया क्योंकि उनकी मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी थी। उन्होंने चाइना और हिंदुस्तान की जब लड़ाई हुई थी उस समय उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो मेडिकल कोर में थे और जिस तरीके की उस समय प्रॉब्लम्स आई थी उसकी वजह से मेंटली वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना एक दूसरा स्तर पे अपना जीवन शुरू किया और ये कहेंगे कि शायद हमारा जीवन भी वहीं से शुरू हुआ। बहुत सारी कठिनाइयां हमने गांव में भी देखी। अगर वहां तो उस समय डकैतियां भी बहुत पड़ती थी, हमारे गांव में भी एक डकैती हुई। शायद वो एक जिंदगी की नई शुरुआत थी, गांव से निकलने का एक पहला मौका था जहां से मेरे पापा को झंझोर दिया जिंदगी ने कि नहीं, ये जगह उनके लिए नहीं है और इस तरीके के परिवेश में वो अपने बच्चों को नहीं रख सकते। उसी दौरान हम 4 भाई बहन हैं अभी, मगर और फिर मेरे फादर हमें दिल्ली लेकर आ गए। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय से मेरी 12th तक एजुकेशन हुई और बाकी की जो पढ़ाई है मैंने भुसावर विद्यापीठ और वनस्थली विद्यापीठ से मैंने ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने महारानी कॉलेज से की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और अभी 6-7 साल पहले ही मैंने आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। पंचकर्मा भी मैं कर रही हूँ और बहुत सारी पढ़ाई मैं करती रहती हूँ साथ में। अभी सॉइल साइंस पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ मैं इसमें पीएचडी करूँ। अभी कितना सफल होती हूँ पता नहीं। साथ ही मेरा एजुकेशन में भी काफी इंटरेस्ट रहा है। मेरी 2 एनजीओ हैं, एक सारथी फाउंडेशन के नाम से है और एक सारथी एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से है। इन दोनों में ही मैं बेटियों के ऊपर काफी सारी चीजें हैं जो मैं उनकी हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ। गांव में जाके उनके लिए सैनिटरी पैड पर कि किस तरीके से उनको यूज करना है, उनको किस तरीके से बीमारियों से दूर रहना है और जो महिलाओं की एक एज के बाद प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मोनोपॉज के बाद, जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आती हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम किस तरीके से शुरू होती है, वो उनको जाकर बताना थोड़ा सा और उसके लिए वो क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं उसका ध्यान रखना और फैमिली में उसके बारे में अवेयर करना। वरना औरतों को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है और अनचाही डॉक्टर्स को वो इतने सारे पैसे देते चले जाते हैं जिनके बारे में अगर छोटी सी जानकारी अगर उनको हो तो वो इन सारी चीजों से बच सकते हैं। बस इन्हीं सभी चीजों पर काम कर रही हूँ। इसलिए आप आगे तक शिक्षा में बढ़ते गए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा से अछूते रह जाते हैं, बेटियां पढ़ नहीं पाती, इच्छा होती है बावजूद उसके पढ़ नहीं पाती। ऐसा कैसे हो सकता है और आप क्या कहना चाहेंगे?
मैम, मेरे फादर 10 भाई हैं और मेरी 17 कजिन हैं। अगर मैं आज की डेट में कहूँ तो मैं इकलौती ऐसी उन 17 में अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि मैंने इस लेवल की पढ़ाई की है। अगर मैं कहूँ कि मेरी 12-13 कजिन तो ऐसी ही हैं जिन्होंने 7वीं-8वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद उनकी शादी कर दी गई, बहुत ही कम उम्र में। अगर मैं ये कहूँ कि शायद 15-16 साल में उनकी शादी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। 17-18 साल तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस लेवल तक पढ़ाई कर पाई। इसमें दोनों ही चीजें काम किया। मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, वो चाहते थे क्या हो जाएगा, और सोशल बाउंडेशंस भी बहुत ज्यादा थी, जहां उन्होंने ये कह के कि नहीं अब तो तुम्हें इसकी शादी कर दो, कॉलेज अपने घर जाके कर लेगी, ससुराल वाले पढ़ा लेंगे। बट पापा ने कहा कि नहीं, अच्छा चलो यहाँ नहीं जा सकती तो कहाँ। मेरे फादर की एक सिस्टर थी, दूर की सिस्टर, वो कॉलेज में थी, वनस्थली विद्यापीठ में, वहां पर लेक्चरर थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ आप इनका एडमिशन करा दो। तो उनके सपोर्ट से मैं ग्रेजुएशन कर पाई, वरना शायद मेरी भी ग्रेजुएशन नहीं हो पाती। तो ये तो मैम, जिसे कहते हैं ना, आज के टाइम पे अगर बेटियों को इतना मौका मिल रहा है और लोगों की सोच भी थोड़ी परिवर्तित होती जा रही है कि नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। एक महिला होने के साथ-साथ आप लगभग हज़ारों किसानों को प्राकृतिक खेती पर ट्रेन कर रहे हैं और आप उन्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? घर, परिवार और लोगों किसानों के लिए सोचना भी कितना क्या सही है? कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? मैम, अगर मैं कहूँ कि खेती जो है वो मेरा पैशन है, मेरी जिंदगी है, और जब आप अपनी जिंदगी जीते हैं तो आप सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात, परिस्थितियां अगर मैं कहूँ, तो हमें प्राकृतिक खेती की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऑर्गेनिक नहीं कहूंगी, प्राकृतिक खेती कहूंगी, क्योंकि जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, हमें उन्हीं प्रकृति के अंदर हमें खेती करना किसानों को सिखाना है। क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके के केमिकल्स, फर्टिलाइजर बढ़ गए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन की हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे लगता है, और उसके भी बड़ी बात यह है कि जो किसान उन केमिकल्स को यूज कर रहा है, डायरेक्टली उनकी हेल्थ पर भी उसका असर आता है, उनके जानवरों पे उनका असर आता है। और जब डायरेक्टली किसान उन केमिकल्स को यूज करता है तो उसका बहुत सारा पैसा डॉक्टर्स के पास चला जाता है अपना इलाज कराने के लिए। तो बजाय वो इस तरीके के केमिकल्स को यूज करके अपनी सेहत खराब करे, तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि ये केमिकल्स की जगह आप बायोकेमिकल या बायो फर्टिलाइजर आप कैसे बना सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद रहेंगे, आपके जानवरों के लिए भी फायदेमंद रहेंगे, और आप अपने जो खेती कर रहे हैं उसमें आप बचत का जरिया भी करेंगे। क्योंकि जब आप खेती में इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को ना खरीद के प्राकृतिक रूप से अपने बनाए हुए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो आप बाजार से केमिकल नहीं खरीद रहे हो, आप पैसा बचाते हो, तो वो भी आपकी कमाई का एक जरिया ही है। तो उसी में हूँ और प्रैक्टिकली उनको करके दिखाती हूँ। क्योंकि जब मैंने खेती शुरू की तो मुझे बहुत सारे किसानों ने कहा, अरे मैडम थे काहे करोगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता मैडम, आप बिना खेत केमिकल के कैसे, आप कोरी बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर मैं खेती करूं और वो भी प्राकृतिक खेती, तो उसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि आज की डेट में जब यहाँ पर 99% जो खेती है वो केमिकल पे बेस्ड है, आप चाहे यूरिया देख लो, डीएपी देख लो, आप इतने सारे स्प्रे देख लो, आज के माहौल में जिस तरीके की हमारी मृदा हो गई है, उन सबको देखते हुए आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना ही पड़ता है। किसान इसके बगैर सोच ही नहीं पाता है। मगर उस सोच को परिवर्तित करना सबसे पहले मेरे लिए जरूरी था कि मैं बिना केमिकल यूज किए उनको एक प्लेटफॉर्म पर ये करके दिखाऊं। और करके दिखाया जब, तो उनको लगा कि हाँ कुछ है इसमें। वक्त लगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती करना अपने आप में शुरू के 3 साल आप मानकर चलिए आपके लिए स्ट्रगल है, और वही 3 साल का जो पीरियड है वो किसान के पास नहीं होता। शायद मेरे पास था, क्योंकि मेरा पैशन था, मुझे ये करना था, मुझे करके दिखाना था। मगर किसानों के लिए उनकी रोजी रोटी है, उनको हर 6 महीने में अपनी फसल चाहिए, डेली का उनसे प्रोडक्शन चाहिए। अब वो इंतजार उनके पास नहीं है। मगर इसी में हम उनके साथ कि हाँ, इस इंतजार को खत्म किए बगैर भी आप प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते हो, इसी की ट्रेनिंग मैं उनको देती हूँ। और अपने परिवार को भी मैनेज करती हूँ। यहाँ पर मेरा जो खेत है लगभग 350 बीघा के आसपास है, श्री डूंगरगढ़ में। बहुत सारे किसान मेरे पास वहां आते हैं,
ये देखने के लिए कि सच में ये जो मैडम कर रही हैं, ये कह जो रही हैं, उसमें कितना तथ्य है या सत्य है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप आइए, देखिए और फिर समझिए ज़रूर, क्योंकि जो आप यहाँ से सीख कर जाएँगे, वो आप अपने खेतों पे जाके अप्लाई करिए। आकर मेरी बात सुनकर ना जाएँ, जो मैं कर रही हूँ, उसको अप्लाई भी करें। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती है क्या? और आपने इसके बारे में कब और कैसे सोचा? कैसे ये आपने सोचा कि मैं प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को ट्रेन करूँ? मैम बहुत अच्छा सवाल है आपका। चूँकि प्राकृतिक खेती अगर आज की डेट में मैं कहूँ तो मोदी जी का बहुत बड़ा मिशन है। वो चाहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़े भू-भाग पर हम प्राकृतिक खेती करें और किसानों को केमिकल से दूर रखें। और ये जो सोच है प्राकृतिक खेती के बारे में, ये मेरे दिमाग में 2008 में शुरू हुई। मैं गाँव गई थी। मेरे गाँव में जब मैं छोटी थी तो वहाँ पर कभी केमिकल, फर्टिलाइज़र इनका यूज़ नहीं होता था और हमारा गाँव जो है वो चारों तरफ पोखर थी, तो पानी से हमेशा लबालब रहता था और कभी वहाँ स्प्रे और इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वहाँ पर पैदा हो जाती थी और एक मॉडल के रूप में हमारा गाँव था कि हमें बाहर से कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर जब हम दिल्ली में आए और ख़ास तौर पे जब मैं जयपुर में आई तो एक बार मेरी मुलाकात हुई एक सरदार जी हैं, जिनसे हम गेहूँ लिया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हमें गेहूँ चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम ले लो, मगर आप पंजाब का गेहूँ मत लो मैडम, आप मध्य प्रदेश का गेहूँ लो, वो एक गेहूँ है, तो उसमें केमिकल नहीं होता, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते, वो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, आप उनका गेहूँ लो। मैंने कहा उसमें क्या डिफ़रेंस है? कहते हैं मैडम उसमें यूरिया नहीं है, ये चीज़ नहीं है, स्प्रे नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा बच्चों के हिसाब से। मैंने कहा अगर ये चीज़ इतनी अच्छी है, तो फिर सारे किसान इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किसान को जब ये कहा जाता है कि इसकी जो क्वांटिटी है स्प्रे की, वो आपको 100 ग्राम रखनी है, तो वो दुकान वाला उसे बताता है 120 ग्राम। जब वो आता है तो उसको 150 ग्राम कर देता है, तो उसकी क्वांटिटी वैसे ही बढ़ती चली जाती है। दूसरी चीज़, धीरे-धीरे जिस तरीके की आजकल खेती होती चली जा रही है, तो मुझे ये लगा कि हाँ, इसको कहीं न कहीं मुझे शुरू करना चाहिए। अगर खेती में आप अपने हेल्थ से जुड़े कामों को कर सकते हैं, वहाँ से कहीं न कहीं मेरा स्टार्ट हुआ मोटिवेशन पॉइंट। फिर मुझे लगा कि बच्चों के लिए दूध आता था। मैंने यहाँ पर पास में एक डेयरी थी, वहाँ से दूध लगा रखा था। खुद मैं खेती वाले परिवार से हूँ, हमेशा से घर में मेरे जानवर रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा एक गाय और एक भैंस घर में रखती थी। वो दूध निकालना भी मम्मी ने मुझे सिखाया, किसानी कैसे की जाती है, शुरू से मैं उसमें रही। तो मुझे दूध की क्वालिटी बहुत जम नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि मैं विकास को बोलती थी कि यार अपन गाय तो खुद रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर हम कहाँ रखेंगे? तो मैंने धीरे-धीरे बात शुरू हुई तो हमने एक डेयरी फार्म शुरू किया और डेयरी फार्म में लगभग हमारे पास 70 से 75 गाय थी, जिसमें हमने गिर गाय का शुरू किया और साहिवाल गाय का शुरू किया। में नहीं आती हैं। क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी और दूसरी भी चैलेंजेस हैं कि वहाँ आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत तेज़ी से जो पानी है, क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ी से पानी सूखता है और उस लेवल पर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है, वो भी बहुत लार्ज स्केल पर। क्योंकि अगर आपका छोटा खेत है, तब भी आप फिर कर सकते हो, आप ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर बड़े एरिया में आप जहाँ पास वाली ज़मीन सूख गई है, तो वो ज़मीन जहाँ आपने ड्रिप का पानी गया, वो भी बहुत तेज़ी से सूखने लगती है। तो ज़मीन को आप किस तरीके से संरक्षित कर सकते हो, उसको ढक के कैसे आप खेती कर सकते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। आज की महिलाओं की हम बात करें तो आज की महिलाओं को आप कैसे कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को? अ, मैम आज की डेट में मैं कहूँगी कि महिलाएँ किसी से कम तो हैं नहीं। वो हर काम कर रही हैं जो एक पुरुष कर सकता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि महिलाओं को कभी पुरुष से किसी बराबरी की ज़रूरत है। क्योंकि वे अपने आप में इतनी सक्षम हैं कि उसे किसी से बराबरी के लिए ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि वो क्या करना चाहती है, आज की डेट में मैं कहूँ तो हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपकी खेती-बाड़ी हो या किसी भी क्षेत्र में अगर आप सोचें, तो हर क्षेत्र में महिलाएँ हैं। आप भी महिलाएँ हैं, मैं भी महिलाओं हूँ और हमारे पास तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ अपना परिवार भी है। क्योंकि वो कार्य माँ के अलावा या महिला के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो हमें सक्षम होने के लिए खुद को सक्षम पहले बनाना है, अपनी एजुकेशन पे काम करना है और उससे भी बड़ी चीज़ अपने आप के कॉन्फिडेंस को कभी भी कम नहीं होने देना है। कभी भी ऐसा लगे कि हाँ,
कुछ कमी है या कुछ आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो पहले अपने आप का सेल्फ एनालिसिस जिसे कहेंगे वो करने की ज़रूरत है कि आप खुद किसमें अच्छे हैं, आपको पसंद क्या है। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। कई बार हमें लगता है कि वो ऐसा कर रही है इसलिए हम ये करें, नहीं, किसी की देखा-देखी नहीं। आपको जो पसंद है आप वो करें, क्योंकि जब आप अपने पसंद के किसी फ़ील्ड को चुनते हैं तो आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पसंद को एक बार महत्व दें। अपनी पसंद से जब आप कोई भी काम करेंगे, तो आप उसमें अपना 100% दे पाएँगे। दूसरों की चॉइस में आप 19-20 हो जाएँगे। मैम हमारे घर की लक्ष्मी बेटी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप जिस तरीके का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है और इस तरीके के प्रोग्राम्स आप करते रहिए और मेरी तो ये थी लकेश चौधरी की कहानी, जिन्होंने खेती बाड़ी में अपना करियर बनाया और खेती बाड़ी करके अब वो और औरतों के लिए प्रेरणा बनती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।